हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आप देख रहे हैं 7 का पंच। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर से। महाराष्ट्र सरकार से उलझी कंगना रनौत को केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि कंगना जब 9 तारीख को मुंबई पहुंचेंगी तो बीएमसी उनको क्वारंटीन करेगी। ये खबर बीएमसी के हवाले से आ रही है कि कंगना क्योंकि अपने घर मनाली से लौट रही है वापस हिमाचल प्रदेश से, तो मुंबई पहुंचने पर उनको क्वारंटीन किया जाएगा, जैसा कि आपको याद था बिहार के एसएसपी के साथ मुंबई में किया गया था। फिल्म में झांसी की रानी बन दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्र सरकार ने Y+ की सुरक्षा देने का आदेश दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत और कंगना रनौत के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच केंद्र सरकार की ओर से कंगना को Y+ सुरक्षा मिली है, जिसके बाद कंगना ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त की आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। कंगना के ट्वीट के जवाब में शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर इस तकरार को महिला सम्मान से जोड़ दिया। फिलहाल कंगना के मुद्दे पर महाराष्ट्र में बयानबाजी और राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार तो कंगना के कंधे पर बयानों की बंदूक रखकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। मुझे इतना ही कहना है कि महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर अविश्वास बताने वाली कंगना को वाई क्या कल Z सिक्योरिटी भी देंगे, क्योंकि वो भाजपा की पोपट है। कंगना और शिवसेना की ये तकरार कंगना के उस आरोप के बाद शुरू हुई जिसमें कंगना ने संजय राउत पर उन्हें मुंबई न आने देने की धमकी देने का आरोप लगाया था। कंगना और शिवसेना के बीच की जंग यही खत्म नहीं हो रही है। खबर यह भी आ रही है कि कंगना ने आरोप लगाया है कि बीएमसी के लोगों ने उसके दफ्तर पे पहुंचकर तोड़फोड़ की है। आज एक हॉल के अंदर कुछ लोग कुर्सी पर तो कुछ लोग फर्श पर खड़े नजर आ रहे हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए बीएमसी पर मुंबई में बने उनके ऑफिस में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। बीएमसी की सत्ता पर शिवसेना काबिज है और अब कंगना के मुताबिक उनके ऑफिस के निर्माण में खामियां निकालकर शिवसेना उनसे दुश्मनी निभा रही है। इस बीच लगातार दूसरे दिन भी रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स के मामलों में 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई और कल फिर रिया को एनसीबी ने बुलाया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रिया चक्रवर्ती लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस पहुंची। सुशांत केस में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन के बाद एनसीबी ने रिया पर शिकंजा कसा है। सूत्रों के मुताबिक आज रिया से हुई पूछताछ में रिया ने कबूल किया है कि वो अपने भाई शोविक के जरिए सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स मंगवाती थी, लेकिन रिया ने खुद के ड्रग्स के इस्तेमाल करने वाली बात को नकार दिया। सुशांत केस में बुरी तरह फंस चुकी रिया अब नए नए हथकंडे अपना रही है। रिया चक्रवर्ती ने आज सुशांत सिंह की बहन प्रियंका के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें रिया ने प्रियंका पर आरोप लगाया है कि प्रियंका ने 8 जून को गलत प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर सुशांत को दवाई दी, जिसकी वजह से 5 दिन बाद सुशांत की मौत हो गई। फिलहाल रिया ड्रग्स के मामले में एनसीबी को गोलमोल जवाब दे रही है और एनसीबी भी रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। इस मामले में एनसीबी कल फिर रिया से पूछताछ कर सकती है। और बात करते भारत चीन तनाव की। आज चीन ने एक और गुस्ताखी कर दी। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया। कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती को समेटे अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन चीन भारत के इस खूबसूरत हिस्से पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा है। जिनपिंग के पिट्ठू मीडिया संस्थान ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताया है। यही नहीं, चीन अरुणाचल प्रदेश से अपहरण किए गए 5 भारतीय नागरिकों के बारे में भी कोई जानकारी न होने का बहाना बना रहा है। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन तरह तरह की पैंतरेबाजी का इस्तेमाल कर भारत को घेरने में लगा है, लेकिन भारत की तरफ से हर बार चीन की चालबाजियों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस बीच 29-30 अगस्त की रात को माफ करिएगा, LAC पर जिस तरीके से वीरगति प्राप्त हुई थी SFF के जवान को, आज उसको भावभीनी तौर पर श्रद्धांजलि दी गई और वहां उमड़े हुजूम ने साबित कर दिया कि ये फोर्स कितनी लोकप्रिय है। लेह की वादियों में SSF के शहीद कमांडो नियमा तेंजिन की शहादत की गूंज सुनाई दे रही है।
एसएफएफ कमांडो नियमा तेंजिन को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद नियमा तेंजिन को अंतिम विदाई देते वक्त पूरा माहौल विकास रेजिमेंट के नारों से गूंज रहा था। शहीद नियमा तेंजिन उसी विकास रेजिमेंट के जवान थे जिसके जवानों ने चीन की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया था। 29 और 30 अगस्त की रात को जब ब्लैक टॉप हिल पर हिंदुस्तानी सेना ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाए थे, तब इसी ऑपरेशन के दौरान एसएसएफ के कमांडो नियमा तेंजिन लैंडमाइन ब्लास्ट में वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज शहीद नियमा तेंजिन के अंतिम संस्कार से पहले तिब्बती परंपरा के मुताबिक शहीद की अंतिम यात्रा पूरे लेह शहर में निकाली गई। बीजेपी नेता राम माधव भी देश के वीर सपूत नियमा तेंजिन को अंतिम विदाई देने पहुंचे। बात करते हैं बिहार की। बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली की क्योंकि कोरोना का कहर है, लेकिन मुजफ्फरपुर में वहां पर भी नियमों की धज्जियां उड़ गई। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। स्क्रीन पर सीएम नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली चल रही है और लोग स्क्रीन पर निगाहें गड़ाकर नीतीश कुमार का संबोधन सुन रहे हैं। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। कोरोना की वजह से नीतीश कुमार ने बड़े स्तर पर डिजिटल चुनाव अभियान की शुरुआत की है, लेकिन देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया है। तो नीतीश कुमार ने डिजिटल रैली कर अपने चुनावी कैंपेन को आज आगाज कर दिया, लेकिन उन्होंने इस पूरे दौरान 15 साल अपने और 15 साल लालू और राबड़ी के राज की तुलना की। तब ललटेन का जरूरत नहीं ना है जी, अब बिजली तक घर घर में पहुंच गया। अब पहले लोग ललटेन और ढिबरी यही सब पर न रहता था। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चुनावी अभियान शुरू कर सीएम नीतीश कुमार ने आज लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर जमकर हमला बोला। निश्चय संवाद के नाम के इस कार्यक्रम के जरिए नीतीश कुमार ने अपने काम की खूबियां तो गिनाई, साथ में विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। पति पत्नी राज 15 साल और उसके बाद मौका हम लोगों को मिला, तो क्या था पहले और क्या है आज? क्या स्थिति थी विधि व्यवस्था की? नीतीश कुमार की रैली के जवाब में लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव सामने आए और उन्होंने नीतीश के इस डिजिटल चुनावी अभियान को फ्लॉप बता दिया। जो हश्र 1 मार्च के एक्चुअल रैली में जो हुआ था, सुपर डुपर फ्लॉप, उसी तरीके का हाल जो है इनके वर्चुअल रैली का भी होगा। तेजस्वी यादव के अलावा आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भी नीतीश के विरोध का मोर्चा संभाला। पटना में जेडीयू ऑफिस के कर्पूरी सभागार में नीतीश कुमार जिस वक्त वर्चुअल रैली संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त जेडीयू ऑफिस के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ता नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। एबीपी न्यूज जिस तरीके से सकारात्मक और राष्ट्र निर्माण की खबरें दिखाता है, उसके मुरीद अब प्रधानमंत्री मोदी भी हो गए। एबीपी न्यूज ने सीतामढ़ी के किसान की एक सक्सेस स्टोरी दिखाई, जिसको प्रधानमंत्री ने आज रिट्वीट किया। हरे भरे धान के खेत के बीच खड़े ये शख्स बिहार के सीतामढ़ी के जिज्ञासु सिंह हैं। शहर से प्राइवेट सेक्टर की अच्छी नौकरी छोड़कर गांव में केले और धान की खेती करने वाले जिज्ञासु सिंह ने अपनी लगन की बदौलत वो कर दिखाया, जिसकी वजह से पीएम मोदी भी उनके मुरीद बन गए हैं। एबीपी न्यूज ने नमस्ते भारत कार्यक्रम में किसान जिज्ञासु सिंह की कहानी दिखाई थी, जिसमें बताया गया कि जिज्ञासु कैसे तकनीक की मदद से खेती करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज की खबर को ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने खबर की तारीफ की और कहा कि जिज्ञासु सिंह जैसे लोगों से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। जिज्ञासु के लहराते खेतों के पीछे आधुनिक तकनीक और सौर ऊर्जा का कमाल है। इन्होंने सरकार से मिलने वाली 90% सब्सिडी का लाभ उठाकर साल भर में 10 से 12 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। डिफेंस सेक्टर यानी रक्षा क्षेत्र में आज भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली।
हाइपरसोनिक तकनीक का इस्तेमाल करने में भारत अब अमेरिका और चीन की बराबरी पर आकर खड़ा हो गया है। 3, 2, 1, now, +1, +2, and counting out. Article taken off. इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट कर भारत ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम रेंज से आज सुबह 11:03 पर इसका सफल परीक्षण किया गया। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन भी यह तकनीक तैयार कर चुके हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल बनाने में किया जाता है। भारत में तैयार होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें देश में तैयार की गई स्क्रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम से अब लैस होंगी। डीआरडीओ ने अपने इस मिशन को ऐतिहासिक करार दिया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस कामयाबी पर डीआरडीओ को बधाई दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। बब्बर खालसा ग्रुप के 2 खतरनाक आतंकियों को धर दबोचा गया। पुलिस के शिकंजे में आए ये 2 लोग आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के 2 खूंखार आतंकी भूपेंद्र और कुलवंत सिंह हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद इन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब और दिल्ली में आतंक फैलाने की फिराक में जुटे इन आतंकियों की हिट लिस्ट में पंजाब और दिल्ली के कई बड़े नेता शामिल थे। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। खालिस्तान को लेकर आतंकी बड़ी साजिश में जुटे हैं। हालांकि भारत की खुफिया एजेंसियां बब्बर खालसा जैसे आतंकी संगठनों के हर मूवमेंट पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। बात करते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगी है वो इतनी भीषण हो चुकी है कि आसमान का रंग भी अब लाल दिखाई दे रहा है। आग की धधकती लपटों से आसमान का रंग भी लाल दिखाई दे रहा है। लगभग 1 महीने से अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल आग में जल रहे हैं। जंगल के दायरे से कहीं आगे निकलकर आग रिहायशी इलाकों को भी जला रही है। जंगल से सटे इलाके में बसे कई घर आग में जलकर राख हो चुके हैं और सेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मानसून के बाद अब हाईशेक तूफान ने जापान को इस वक्त थर्रा कर रख दिया है। बड़े बड़े पेड़ कांप रहे हैं। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा के साथ पानी भी सितम ढा रहा है। पहले माइसक और अब हाइशेन। जापान एक हफ्ते में दूसरी बार ताकतवर तूफान का सामना कर रहा है। हाइशेन तूफान ने जापान के दक्षिण इलाके में जमकर तबाही मचाई है। तूफान की वजह से सड़कों पर यातायात ठप है। हजारों घरों की बिजली गुल हो गई है। जापान को बेहाल करने के बाद हाइशेन तूफान ने अब साउथ कोरिया में भी दस्तक दे दी है। पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की कोमा में जाने की खबरें चल रही थी। इसी बीच किम जोंग की नई तस्वीरें आ रही हैं जहां वो चहलकदमी करते हुए साफ सुथरे और स्वस्थ दिखाई दे रहा है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग अपने अधिकारियों के साथ तूफान से हुई तबाही का जायजा ले रहा है। कोमा में होने के दावों के बीच किम जोंग के इस वीडियो ने दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया है। इस वीडियो में किम जोंग अफसरों को राहत कार्य करने का निर्देश देता दिखाई दे रहा है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने इस वीडियो को जारी किया। माइसक तूफान ने नॉर्थ कोरिया के कई हिस्सों में काफी नुकसान पहुंचाया है। किम जोंग ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को मदद का भरोसा दिलाया।